हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ऑल गुड? रिवीजन बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की, मैं ये सब उम्मीद कर रहा हूं। और आज हम लोग सैलरी की क्लास का एक्स्ट्रा टॉपिक्स और डिडक्शंस जो हैं वो कवर अप करेंगे। इवन दो मैंने परक्विजिट्स के बारे में आपको कहा था, लेकिन परक्विजिट्स विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। आज जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो करके और डिडक्शंस जो सेक्शन नंबर 16 में है वो करके वी विल वाइंड अप। एंड नेक्स्ट क्लास जो कल हम लोग करेंगे उसके अंदर मैं आपको सारे के सारे परक्विजिट्स के बारे में भी रिवाइज करवा दूंगा। आइए, without wasting much of the time, let us start with the revision for today's class. We are on page number 4.39, पेज नंबर 4.39 के ऊपर अभी हम लोग हैं। लास्ट क्लास में हम लोग यहां तक कर चुके थे। कहां तक कर चुके थे हम लोगों ने? लास्ट क्लास में अलाउंसेस सारे कंप्लीट करके और उसके बाद रिटायरमेंट पेमेंट्स कंप्लीट करके आज की क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट इन द ल्यू ऑफ सैलरी से स्टार्ट करना है। मेरे बेटा, प्रॉफिट इन द ल्यू ऑफ सैलरी, इसको अगर हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका हिंदी में मतलब निकल के आता है सैलरी के बदले में प्रॉफिट का हिस्सा। सैलरी के बदले में प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट इन द ल्यू ऑफ सैलरी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। इस सेक्शन के अंदर हम लोग कवर करेंगे कुछ ऐसी पेमेंट्स जो एम्प्लॉयर की तरफ से अपने एम्प्लॉय को मिल तो रही हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली सैलरी के नेचर की नहीं है। ऐसी कौन कौन सी पेमेंट्स हो सकती है जो एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को मिल रही है या अदरवाइज एम्प्लॉय को मिल रही है लेकिन वो सैलरी के नेचर की नहीं है? आइए जरा स्टार्ट करें। और सरकार ने माना कि वो सैलरी है, इवन तो सैलरी नहीं है, सरकार मान रही है कि वो सैलरी है। जैसे अगर कभी किसी एम्प्लॉय को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए और उसको कोई कंपनसेशन पे किया जाए टर्मिनेशन के टाइम पे। इसी प्रकार से अगर इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छा सा उदाहरण है मेरे पास। मारुति सुजुकी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे जगदीश खट्टर साहब। और जगदीश खट्टर साहब काफी लंबे अरसे तक, लगभग 15 साल तक मारुति सुजुकी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। जब वो रिटायर हुए तो मारुति सुजुकी लिमिटेड ने उनको सारी पेमेंट दी, ग्रेच्युटी दिया, प्रोविडेंट फंड दिया, पेंशन दिया, लीव एनकैशमेंट दिया और साथ में कहा, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे साथ में कहा कि खट्टर साहब ये 50 लाख रुपए और रख लीजिए, इस वादे के साथ कि आप रिटायरमेंट के बाद किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ज्वाइन नहीं करोगे, आप होंडा को ज्वाइन नहीं करोगे, आप हुंडई को ज्वाइन नहीं करोगे, टाटा को ज्वाइन नहीं करोगे, एग्रीमेंट करो इस बात का, कॉन्ट्रैक्ट करो और हमारे से ये 50 लाख रुपए का कंपनसेशन और रख लो। बिकॉज यू विल नॉट ज्वाइन एनी कंपटीटर। रीजन, अगर आप कंपटीटर को ज्वाइन करते हो तो हमारे सारे ट्रेड सीक्रेट्स आप जाके उनको डिस्क्लोज करोगे जिसकी वजह से हमें नुकसान होगा, तो भाई ऐसा मत करना, 50 लाख रुपए रख लो। जगदीश खट्टर साहब ने ऐसा किया और जगदीश खट्टर साहब ने रिटायरमेंट के बाद अपनी एक नई कंपनी बनाई जहां पे वो सेकंड हैंड कार्स में डील करते हैं। आप सबने सुना होगा फर्स्ट चॉइस, येलो कलर का उनका बोर्ड होता है, काले रंग से इटैलिक्स में लिखा होता है फर्स्ट चॉइस। द फर्स्ट चॉइस कंपनी जो कार की सेकंड हैंड कार की सेल परचेस करते हैं, दैट वाज मेड बाय जगदीश खट्टर आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम मारुति सुजुकी लिमिटेड। So these kind of compensations that are given are what we call the profit in the lieu of salary. इसी प्रकार से अगर ड्यूरिंग द जॉब अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर मॉडिफिकेशंस आता है टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर, तो जो पैसा कंपनसेशन का मिलेगा इवन दैट इज रिगार्डेड एज अ प्रॉफिट इन द ल्यू ऑफ सैलरी। प्रोविडेंट फंड में से पैसा मिलता है, कौन सा प्रोविडेंट फंड? याद रखिएगा, रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉय को अपने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में से, मैंने बोला अनरिकॉग्नाइज्ड, एम्प्लॉय को अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में से जो पैसा वापस मिलेगा, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का ब्याज है, ये दो चीजें जब उसको मिलेंगी रिटायरमेंट के टाइम पे तो ये पैसा टैक्सेबल होगा एज द प्रॉफिट इन द ल्यू ऑफ सैलरी। उसके बाद अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मैच्योरिटी पे मिल रहा है, वो पैसा अगर एम्प्लॉय को मिलता है, और याद रखिएगा मैंने बहुत अच्छे तरीके से केबीसी का और अमिताभ बच्चन का एग्जांपल लेके ये समझाया हुआ है, अगर ये पैसा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी पे केबीसी को मिलता है, कंपनी को मिलता है, तो कंपनी के लिए टैक्सेबल होगा एज बिजनेस इनकम सेक्शन 28 में। लेकिन अगर ये पैसा अमिताभ बच्चन को मिलता है तो फिर हम लोग ये चेक करेंगे क्या अमिताभ बच्चन और केबीसी के बीच में
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, हाँ है, तो फिर टैक्सेबल होगा प्रॉफिट इन द ल्यू ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो फिर अमिताभ बच्चन के लिए टैक्सेबल होगा एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। ये सारी बातें हम लोगों ने वहां पे करी हैं। इसी प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई लमसम पैसा या कोई कंपनसेशन एम्प्लॉय को मिल रहा है, वेदर फ्रॉम द एम्प्लॉयर और फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी, दैट विल बी टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन द ल्यू ऑफ सैलरी। इसके बाद इन्होंने टॉपिक दिया हुआ है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का। मेरे बेटा याद रखिएगा, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना। हमारे देश में एक बहुत सख्त कानून बना हुआ है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर यह बात लिखी गई है कि ऐसा नहीं पॉसिबल कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जब चाहे नौकरी से निकाल दे, यह पॉसिबल नहीं है। खास तौर पे याद रखिएगा, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको नौकरी से निकाला ही नहीं जा सकता। प्रेग्नेंट फीमेल्स कैन नॉट बी किक्ड आउट ऑफ द जॉब, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। और बाकी वर्कर्स के लिए भी प्रोटेक्शंस दिए गए हैं जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अगर किसी भी एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला गया तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हिज गुडविल, लॉस ऑफ हिज टाइम एंड लॉस ऑफ हिज अर्निंग्स। ये जो कंपनसेशन मिलेगा, इस कंपनसेशन को हम लोग बोलेंगे एज द रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। और ध्यान रखिएगा, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का एग्जीबिशन दिया जाता है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में कंपनसेशन कैलकुलेट कैसे होगा उसके लिए सेक्शन 25 है, इनफैक्ट 25F है ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। यहां पे डबल एफ लिखा हुआ है लेकिन 25F है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 25F बताता है कि आपने कंपनसेशन कैलकुलेट कैसे करना है। और इसके अंदर जो इक्वेशन है बिल्कुल वही इक्वेशन है जो हम लोग ग्रेच्युटी में यूज करते हैं। ग्रेच्युटी में हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं 15 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ जॉब डन। और अगर एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स है तो फ्रैक्शंस को भी आपने काउंट कर देना है। मेरे बेटा, जब हमने यहां पे एवरेज सैलरी की बात करी है तो एवरेज सैलरी ग्रेच्युटी में हम लोग कैलकुलेट करते हैं 10 महीने की, लेकिन यहां पे जब हम लोग एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज सैलरी आप पिछले 3 महीनों की कैलकुलेट करोगे। लिखा हुआ यहां पे बड़े साफ साफ। और एक बात का ध्यान रखिएगा, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करते समय सैलरी का मतलब क्या होगा? सैलरी का मतलब वही जो बार बार हम लोग करते आए, लास्ट क्लास में डिटेल में समझाया भी था, बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन। कौन सी कमीशन? विच इज ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो ये सारी चीजें आपने सैलरी में लेनी है, 3 चीजों को ऐड कर देना और पिछले 3 महीने की सैलरी का एवरेज कर देना, आपके पास एवरेज सैलरी आ जाएगी। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए का इसको एग्जम्पशन मिल सकता है। इसके बाद इन्होंने टॉपिक दिया हुआ है VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। VRS मेरे बच्चे, VRS में बीजेपी सरकार ने 1998 में एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जहां पे उन्होंने कहा कि डेड वुड को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहने देंगे। और इस स्कीम का एक और नाम भी है, लिख लेना, हो सकता है एग्जाम के अंदर कभी एग्जामिनर ये बात पूछ ले, गोल्डन हैंडशेक। द स्कीम ऑफ VRS विल ऑल्सो बी नोन एज द स्कीम ऑफ गोल्डन हैंडशेक। उसे गोल्डन हैंडशेक का नाम भी दिया जाता है बहुत बार। गोल्डन हैंडशेक इस वजह से क्योंकि यहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का बेनिफिट है। एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के जाना चाहता है, कंपनसेशन चाहता है। एम्प्लॉयर भी चाहता है कि क्योंकि ये एक डेड वुड है, एक इनएफिशिएंट व्यक्ति है, निकल जाए यहां से ताकि बाकी एम्प्लॉयज आराम से काम कर सकें। और इस पूरे कंसेप्ट के अंदर जो कंपनसेशन दिया जाएगा दैट इज व्हाट वी कॉल VRS कंपनसेशन। VRS कंपनसेशन किस किस को मिल सकता है? VRS कंपनसेशन मिलेगा उस एम्प्लॉय को जो काम करता हो पब्लिक सेक्टर कंपनी में जहां पे सरकार की इक्विटी 51% से ज्यादा हो। कोई और कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। कोई भी ऐसी अथॉरिटी विच इज सेटअप बाय द सेंट्रल और स्टेट एक्ट, जैसे हमारा CA इंस्टीट्यूट, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी यूनिवर्सिटी, IIT के बारे में बात करें, IIT के बाद IIMs के बारे में हम लोग बात करें,
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इस प्रकार से कोई भी और इंस्टीट्यूशन विच इज ऑफ इंपॉर्टेंस टू द गवर्नमेंट, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यार सीधी सीधी सी बात, जहां पे सरकारी नौकरियां हैं वहां पे डेड वुड ज्यादा होता है, इनएफिशिएंट लोग ज्यादा होते हैं, वहां पे गोल्डन हैंडशेक की स्कीम इंट्रोड्यूस की जाती है। गोल्डन हैंडशेक का दूसरा नाम है वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जो भी कंपनसेशन मिलेगा उस कंपनसेशन के अंदर मैक्सिमम 5 लाख रुपए का एग्जीबिशन दिया जाता है, और साथ साथ में कंपनसेशन कैलकुलेट कैसे होगा उसकी गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस के साथ में कुछ और गाइडलाइंस भी दी है सरकार ने। उदाहरण के तौर पे सरकार ने कहा वीआरएस उसको देंगे जिसने 10 साल की सर्विसेज कंप्लीट कर ली हो या जिसकी 40 साल की उम्र पूरी हो चुकी हो। हालांकि इसका एक्सेप्शन केस होगा पब्लिक सेक्टर कंपनी। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, दिस विल बी गिवन टू ऑल इंप्लॉइज, सभी प्रकार के इंप्लॉइज को दिया जाएगा वीआरएस का बेनिफिट। किसको नहीं देंगे? डायरेक्टर्स को नहीं देंगे। डायरेक्टर्स को क्यों नहीं देंगे, इसके पीछे कारण एक समझ आता है। आप सब ने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, कंपनी लॉ के अंदर डायरेक्टर्स का चैप्टर भी आपने पढ़ा है। वहां पे आपको सिखाया गया था दैट डायरेक्टर्स दे रिटायर ऑन रोटेशनल बेसिस, 1/3 ऑफ द डायरेक्टर रिटायर एवरी ईयर। सरकार की सोच यह है कि डायरेक्टर्स तो वैसे ही रोटेशनल बेसिस पे रिटायर हो जाएंगे। दूसरा, अगर डायरेक्टर को भी हमने वीआरएस दिया और उसे जाने दिया तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के गलत कामों के लिए हम जिम्मेवार किसको ठहराएं? ये 2 कारण है जिसकी वजह से डायरेक्टर्स को वीआरएस नहीं मिलेगा, बाकी सबको वीआरएस मिल सकता है। साथ साथ में मेरे बेटा याद रखिएगा, वीआरएस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉइज। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत नहीं है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में 200 लोग काम कर रहे हैं तो अब वीआरएस की स्कीम लॉन्च करने के बाद 200 से कम हो जाने चाहिए। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि आपको नया एम्प्लॉय रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यू आर नॉट अलाउड टू फिल अप द वैकेंसीज दैट हैव बीन कॉस्ट ड्यू टू वीआरएस। लेकिन इसका तोड़ है, इसका एक का लूपहोल है, वो हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। साथ साथ में ध्यान देना, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एम्प्लॉय को आपने एक कंपनी से रिटायर किया, वीआरएस दिया और दूसरी कंपनी में उसे अब्सॉर्ब कर लिया, दोनों कंपनी अगर सेम मैनेजमेंट के अंदर चल रही है तो ऐसा नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पे हमारे देश में एक बहुत बड़ा टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है। टाटा ग्रुप के पास सैकड़ों कंपनीज हैं। टाटा की एक कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा की एक दूसरी कंपनी है टाटा मोटर्स, टाटा घड़ियां बनाता है टाइटन के नाम से, और इस प्रकार के सैकड़ों काम है। टाटा नमक भी बनाता है, टाटा ट्रक भी बनाता है, टाटा ज्वेलरी भी बनाता है तनिष्क के नाम से, टाटा सॉफ्टवेयर भी बनाता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं टाटा का। ऐसा नहीं हो सकता कि टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बोले कि साहब हम अपने एम्प्लॉय को तनिष्क से रिटायर कर रहे हैं और घड़ी बनाने वाली कंपनी टाइटन के अंदर उसे एब्सॉर्ब कर लेंगे। अलाउड नहीं है। When both of the companies are under the same control, same management, तो वीआरएस एक से देके दूसरे में अब्सॉर्ब कर लेना अलाउ नहीं किया गया है। यही पॉइंट यहां पे लिखा भी हुआ है। साथ साथ में मेरे बेटा याद रखिएगा, जो वीआरएस का कंपनसेशन मिलेगा वो कंपनसेशन कितना मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा जितने महीने की वो नौकरी कर चुका है वीआरएस से पहले। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने सालों की वो नौकरी कर चुका है वीआरएस से पहले, हर साल के लिए 3 महीने की सैलरी। मान लीजिए एक व्यक्ति अगर 25 साल नौकरी कर चुका है वीआरएस से पहले, तो 25 × 3 75 महीने की सैलरी उसको दिया जाएगा एज वीआरएस कंपनसेशन। ये बात यहां पे लिखी गई है। दूसरी बात, जिस महीने में वो वीआरएस ले रहा है उस महीने से काउंट करना स्टार्ट कर देना और उसकी नॉर्मल डेट ऑफ रिटायरमेंट तक चेक कर लेना। वीआरएस लिया, वहां से स्टार्ट करते हुए नॉर्मल डेट ऑफ रिटायरमेंट तक चेक कर लेना कितने महीने बनते हैं। उस हर एक महीने की सैलरी का कंपनसेशन दिया जा सकता है। सो जो कंपनसेशन होगा वो कंपनसेशन होगा जितने महीने बचे वीआरएस तक, नॉर्मल रिटायरमेंट तक वो, या फिर हर एक साल के बदले में 3 महीने की सैलरी। दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा
that lower amount will be given as a compensation and that out of that compensation जो maximum exempt होगा वो maximum exempt होगा 5 लाख रुपए का VRS का कंसेप्ट। मेरे बेटा याद रखिएगा, VRS से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया पिछले कई सालों से। यस, 2004 में आज से लगभग 15 साल पहले VRS का एक जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में आया था। मैंने अपनी किताब के अंदर डाला हुआ है वो क्वेश्चन, हो सकता है वो क्वेश्चन कभी रिपीट हो जाए, ध्यान से करके जाइएगा, छोड़ेगा मत। यहां पे इन्होंने एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लीज ट्राई कीजिएगा। कोई डाउट अगर इसमें हो मेरे से आप पूछ सकते हैं। इसके बाद यहां पे CNC ने टॉपिक स्टार्ट कर दिया VRS का, रादर परक्विजिट्स का। परक्विजिट्स का टॉपिक मैंने आपको कहा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लेकिन मैं हैरान हूं एक बात को लेके कि परक्विजिट्स के टॉपिक के अंदर ही इन्होंने यहां पे डिस्कस किया हुआ है टॉपिक। कौन सा टॉपिक डिस्कस किया है? इन्होंने टॉपिक डिस्कस किया है यहां पे सेक्शन 10 सबसेक्शन 13, दैट इज पेमेंट्स ऑन द सुपरएनुएशन, दैट इज सुपरएनुएशन फंड। नाउ ये सुपरएनुएशन फंड यहां क्यों डिस्कस किया मेरे को समझ में नहीं आया। ये परक्विजिट्स थोड़ी ना है, दिस इज जस्ट लाइक अ प्रोविडेंट फंड, तो ये टॉपिक प्रोविडेंट फंड में डिस्कस होना चाहिए था। कोई बात नहीं, वहां पर डिस्कस नहीं किया। ये कहते हैं कि साहब सुपरएनुएशन के टाइम पे अगर कोई पैसा दिया जाएगा तो उस पैसे में से कुछ एग्जेम्पशंस हैं। क्या क्या एग्जेम्पशंस हैं? पहली चीज, सुपरएनुएशन फंड के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसको हम लोग 80C में डिडक्शन भी दे देंगे। द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉय टुवर्ड सुपरएनुएशन फंड 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। जो पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा सुपरएनुएशन फंड में उसमें से 1.5 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन देंगे। 1.5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है तो टैक्सेबल कर देंगे एज सैलरी। सुपरएनुएशन फंड में जो इंटरेस्ट मिलेगा फुली एग्जेम्प्ट रखेंगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 में, और सुपरएनुएशन फंड की मैच्योरिटी पे या रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय पे जो पैसा वापस मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 में। सुपरएनुएशन फंड इन्होंने यहां पे डिस्कस किया। उसके बाद इन्होंने यहां पे एक और टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज LTC। अगेन टू माय सरप्राइज, LTC को परक्विजिट्स में क्यों डिस्कस किया मेरे समझ के बाहर की बात है। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं LTC। LTC में ऐसा होगा कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इंकरेज करता है कि तुम छुट्टी लो, छुट्टी का मतलब लीव, तुम छुट्टी लो और ट्रैवल के लिए, घूमने के लिए कहीं पर जाइए। इट कैन बी हॉलीडे, इट कैन बी अ ट्रैवल टू योर होम टाउन। LTT इज ट्रैवल, एंड जब आप ट्रैवल के लिए जाओगे, घूमने के लिए जाओगे, तो आपके लार्जली 4 खर्चे होंगे। 4 खर्चे कौन से? एक, आपके आने जाने का ट्रैवलिंग का खर्चा। दूसरा, उस जगह पे जहां पे आप जा रहे हैं वो आपका वहां पे अगर रहने का खर्चा। तीसरा, आपके खाने पीने का खर्चा, और चौथा आपका शॉपिंग का खर्चा। एम्प्लॉयर कहता है कि आपके इन 4 खर्चों में से ट्रैवलिंग का खर्चा मैं पे करूंगा, बाकी 3 खर्चे आप खुद कर लेना, ट्रैवलिंग का खर्चा मैं पे करूंगा। सो ट्रैवलिंग अमाउंट विल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर, दैट ट्रैवलिंग अमाउंट विल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर, दैट मींस कि एम्प्लॉय को अपने टोटल खर्चों में से कुछ कंपनसेशन मिल रहा है। सो इस वजह से, या कंसेशन मिल रहा है, इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन। छुट्टी लो, ट्रैवल करो, खर्चों में से कंसेशन मिलेगा, आपके ट्रैवलिंग का खर्चा पे करेगा आपका एम्प्लॉयर। आप LTC लेके घूमने के लिए जा सकते हैं, कहां पे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। याद रखिएगा, LTC का बेनिफिट इंडिविजुअल को मिलेगा जो कि सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, और साथ साथ में आप अपने साथ अपने परिवार वालों को भी लेके जा सकते हैं। परिवार में कौन कौन आएगा? परिवार में आएगा स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, साथ में माता पिता जो डिपेंडेंट है, भाई बहन जो डिपेंडेंट है, और बाकी का कोई और फैमिली का मेंबर अगर डिपेंडेंट है तो आप उसको भी अपने साथ लेके जा सकते हो घूमने फिरने के लिए, और सबके ट्रैवलिंग का खर्चा एम्प्लॉयर पे करेगा। लिमिट अप्लाई होगी जो कि रूल नंबर 2B में गिवन है। क्या लिमिट है? पहली लिमिट है कि आप 4 सालों में 2 बार LTC का बेनिफिट ले सकते हो। और याद रखिएगा, अगर आपने किसी भी एक ब्लॉक के अंदर LTC का बेनिफिट नहीं लिया तो एक LTC का बेनिफिट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जिसको आप इस्तेमाल करोगे अगले ब्लॉक के पहले साल में। अगर आपने उसे अगले ब्लॉक के पहले साल में इस्तेमाल नहीं किया तो वो डेड बन जाएगा, उसका कोई बेनिफिट आपको फर्दर ऑन नहीं मिलेगा।
साथ साथ में मेरे बेटा, साथ साथ में आप एलटीसी का कितना बेनिफिट ले सकते हैं, सरकार ने उसके लिए कानून बनाया हुआ है। सरकार कहती है अगर आप बाय एयर जर्नी कर रहे हो तो फिर जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है उसका इकोनॉमी क्लास का किराया उतना पैसा एग्जेम्प्ट होगा। अगर एम्प्लॉयर ने उससे ज्यादा खर्चा कर दिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। यही बात लिखी है नेशनल कैरियर। नेशनल कैरियर इज डोमेस्टिक एयरलाइंस, और उस नेशनल एयरलाइंस का जो इकोनॉमी क्लास का किराया है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। अगर आप रेल से ट्रैवल करते हैं तो रेल से ट्रैवल करने पे जो फर्स्ट क्लास रेल फेयर है उतना पैसा एग्जेम्प्ट होगा। दैट मींस फर्स्ट क्लास रेल फेयर जो टॉप कैटेगरी है उसका पैसा एग्जेम्प्ट है। अगर आप उसको यूज करो या उससे लोअर कैटेगरी यूज करो तो सारा का सारा पैसा आपका एलटीसी में जाके एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर यह चेक कर लेना क्या वहां पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एग्जिस्ट करता है। दैट मीन स्टेट गवर्नमेंट की लोकल बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। अगर हाँ है तो फिर उसका जो फर्स्ट क्लास या डिलक्स बस का किराया है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और मान लीजिए अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो फिर ट्रेन का, रेलवे का फर्स्ट क्लास का जो किराया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये वाली कैटेगरी बड़ी अजीब सी लगती है कि साहब एक तरफ कहा गया कि वहां पे ट्रेन नहीं जाती और दूसरी तरफ कहा गया कि ट्रेन का जो फर्स्ट क्लास एसी का किराया वो एग्जेम्प्ट होगा। बिल्कुल ठीक बात है मेरे बेटा। मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं जहां पे ट्रेन नहीं जाती, साथ में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। उदाहरण के तौर पे मैं दिल्ली से जाना चाहता हूं लद्दाख, लद्दाख तक कोई ट्रेन नहीं जाती, लद्दाख तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एग्जिस्ट नहीं करता और मैं हवाई जहाज से भी नहीं जा रहा, मैं तो अपनी गाड़ी लेके दिल्ली से लद्दाख की तरफ जा रहा हूं। तो सरकार ने कहा ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हम देखेंगे दिल्ली से लद्दाख का डिस्टेंस कितना है एंड रेलवेज का जो पर किलोमीटर किराया है वो पर किलोमीटर किराया मल्टीप्लाई बाय आपके नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। दैट अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड फॉर द एम्प्लॉय। ये इसके अंदर की कंडीशंस है। साथ साथ में यहां पे दो बच्चों के बारे में कुछ बात होती है, बच्चों के बारे में बात होती है। अगर अक्टूबर 98 से पहले, याद रखिएगा अक्टूबर 98 में कानून चेंज हुआ था, बदला था। 98 में बीजेपी की सरकार बनी थी, 98 में वाजपेयी सरकार बनी थी, इन्होंने कानून में बदलाव किया था। अक्टूबर 98 से पहले जितने भी बच्चों का जन्म हो चुका है सभी बच्चों का एलटीसी का एग्जेम्पशन मिल जाता है। लेकिन अक्टूबर 98 के बाद, अक्टूबर 98 के बाद दो बच्चों की रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। उसका भी एक्सेप्शन केस है। अगर पहले बच्चे के बाद अगर ट्विंस हो जाते हैं, ट्रिपलेट्स हो जाते हैं या फिर कोई मल्टीपल बर्थ हो जाते हैं तो फिर सभी बच्चों का एग्जेम्पशन दिया जाता है इन केस ऑफ एलटीसी। मेरे बेटा इससे रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर हाल फिलहाल के अंदर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मेरे को अभी जो याद आ रहा है कम से कम 3 बार एलटीसी का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो आपने एलटीसी को अच्छे से करके जाना है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। रिसेंट पास में 3 बार क्वेश्चन यहां से आप पूछा जा चुका है। एलटीसी के बाद इन्होंने हालांकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हैं। एलटीसी के बाद इन्होंने मेडिकल पर्पसेस की बात करी है जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और मैं आपको कहूंगा कि अब आप पेज नंबर 88 के ऊपर आ जाइए जहां पे डिडक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। दिस इज पेज नंबर 88 यस, पेज नंबर 88 में डिडक्शंस के बारे में बात हो रही है। याद रखना ग्रॉस सैलरी में से जब आप डिडक्शंस को लेस कर देंगे तो डिडक्शंस को लेस करने के बाद आपके पास जो बचेगा उससे हम लोग बोलेंगे टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी का एक और नाम है दैट इज इनकम अंडर द हेड सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी। 3 प्रकार के डिडक्शन दिए जाते हैं। इस साल नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 16 क्लॉज 1A, जिसमें कहा गया कि आपको मैक्सिमम 40,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर कोई इंप्लॉय है जो कि कहीं पर नौकरी कर रहा है तो मैक्सिमम 40,000 का डिडक्शन है। यह डिडक्शन किस रीजन से मिलता है, इसका एक एनिमेटेड वीडियो क्लिपिंग मेरे पास है। मेरे को कॉल कीजिएगा, मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वो एनिमेटेड वीडियो क्लिपिंग भेजूंगा। आपको और बढ़िया से समझ आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दिया जाता है। इट इज गिवन टू द मैक्सिमम ऑफ 40,000 पे। अगर ग्रॉस सैलरी 40,000 से कम है तो जितनी ग्रॉस सैलरी है उतना, अदरवाइज मैक्सिमम 40,000 का डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
एंटरटेनमेंट अलाउंस, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको यह बात बताया था, एंटरटेनमेंट का मतलब मनोरंजन नहीं है। एंटरटेनमेंट का मतलब है यहां पे खातिरदारी, हॉस्पिटैलिटी, आओ भगत। अगर कोई इंप्लॉई पब्लिक सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, और अगर उस इंप्लॉय को अपने कस्टमर्स के साथ पब्लिक डीलिंग करनी है, तो कभी ना कभार उनको चाय ऑफर करेगा, कोल्ड ड्रिंक ऑफर करेगा, स्नैक्स ऑफर करेगा। इन सब चीजों के लिए उसको एक अलाउंस मिलता है विद द नेम कॉल्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट वर्ड डज नॉट रेफर टू द मनोरंजन, एंटरटेनमेंट वर्ड रेफर्स टू आओ भगत, खातिरदारी, हॉस्पिटैलिटी। मेरे बच्चे, इसका डिडक्शन मिलेगा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। इसका मतलब ये हुआ कि एंटरटेनमेंट अलाउंस ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते समय आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद जब आप उसको ग्रॉस सैलरी में से लेस करोगे तो वो लेस होगा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हो, बस, और कोई नहीं। कितना लेस करेंगे? हम लोग लेस करेंगे इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा, दैट इज 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, मैक्सिमम 5,000 रुपए। ये 5,000 रुपए ना पर मंथ है ना पर एनम है, दिस इज अ फ्लैट लिमिट ऑफ 5,000 रुपए। एंड तीसरा है जितना आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है। इसके बाद चौथा पॉइंट हमारे पास आता है प्रोफेशनल टैक्स या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स का। प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स का पैसा ये चार्ज करती है स्टेट गवर्नमेंट, चार्ज करती है स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन आर्टिकल 276। और जितना पैसा आपने पे किया वो सारा का सारा पैसा लेस करना अलाउ किया जाएगा। ऑन द पेड बेसिस आप इसे लेस करेंगे। हालांकि अगर आप आर्टिकल 276 देखें तो वहां पे ये बात साफ साफ लिखी गई है कि 2500 रुपए से ज्यादा कोई स्टेट गवर्नमेंट चार्ज नहीं कर सकती। ठीक बात है। अगर मेरे से स्टेट गवर्नमेंट ने 2500 रुपए चार्ज किया, मैंने पे नहीं किया, डिडक्शन नहीं मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने 2500 चार्ज किया, मैंने 2000 पे किया, मेरे को 2000 का डिडक्शन मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने 2500 चार्ज किया, मैंने उसे 5000 पे कर दिया। क्यों किया मैंने 5000 पे? हो सकता है पिछले साल का मैंने इस साल पे कर दिया हो सकता है अगले साल का एडवांस में पे कर दिया हो। तो भाई जितना पैसा पे कर दिया, पेड बेसिस के हिसाब से डिडक्शन मिलेगा प्रोफेशनल टैक्स का। और जब आप ये तीनों डिडक्शंस लेस करोगे तो तीनों डिडक्शन को लेस करने के बाद आपके पास जो पैसा बचेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल टैक्सेबल सैलरी। लो मेरे बेटा, मैंने आपके साथ दो टॉपिक्स, दैट इज एक्स्ट्रा पेमेंट्स एज वेल एज डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया आज की इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास टुमारो, जहां पे मैं परक्विजिट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। टिल दैट टाइम, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कनेक्ट विद मी ऑन द सोशल मीडियाज and see the difference and enjoy the world of the knowledge. Bye bye, best of luck, work hard, study hard. मेरे को तंग करते रहना अपने डाउट्स के साथ. Love you, bye bye.